हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन पेपर कोड 30/4/1 को कंप्लीट सॉल्व कर दे रहा हूँ और एमसीक्यू सेक्शन ऑलरेडी कर दिया है, तो इसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपको इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगा या प्रॉब्लम हुई आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूँ मैं। वेरीफाई दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in bracket p minus q whole square plus q minus r x plus r minus p equal to 0 are equal when p q plus r equals to 2p। ओके, सो हमें वेरीफाई करना है जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जीरोस जो है या रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, और कंडीशन भी दे रखी है हमें इस तरीके से। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, उसमें हमारा जो डी होता है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो जीरो के इक्वल होता है। अब डी की वैल्यू होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ए बी और सी आप सभी जानते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, क्यू माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर हो रहा है, ए की वैल्यू है पी माइनस क्यू ब्रैकेट में रखेंगे, और ये हो जाएगा आर माइनस पी, इक्वल में जीरो चल रहा है। इसको ओपन करते हैं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इसके बाद इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा पी आर, पहले इसकी इससे कराई फिर इसकी आपस में कराएंगे, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, फिर क्यू से कराएंगे माइनस क्यू आर, और देन क्यू की पी से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस क्यू पी। ओके, और इक्वल में जीरो। देन इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qr, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 4pr, देन माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 4p स्क्वायर, अगेन माइनस माइनस प्लस 4qr, देन माइनस और प्लस फिर माइनस 4qp, इक्वल में जीरो। ओके, इसको साथ में लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले टर्म साथ में लिखते हैं। पहला है आपका क्यू स्क्वायर, देन आर स्क्वायर, और फिर यहाँ से एक आपका 4p स्क्वायर, इसको अलग से लिख लिया। बाद में हम इनको लिख लेते हैं 2qr, और यहाँ पे आपका एक और QR वाला है तो उसको साथ में लिखते हैं QR के, ठीक है। फिर लास्ट में आपका है माइनस 4PR, और यहाँ पे ये वाला लास्ट वाला टर्म 4QP इक्वल टू जीरो। कुछ सॉल्व हो रहा है तो वो हो रहा है हमारा 2QR और 4QR, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, साइन बड़े वाले नंबर का आएगा जो कि प्लस है, तो जाएगा 2QR माइनस 4PR माइनस 4QP। ओके, अब क्लास 9th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि होती थी हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो देखिए यही आइडेंटिटी यहाँ पे फॉलो हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 टर्म है और तीनों का ऐसे ओपन होके पहले 3 स्क्वायर में हो रहे हैं, फिर साथ में 2 करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बस यहाँ से समझना है, इसको इस तरीके से अरेंज कर देना है, फिर आपका सारा काम हो जाएगा। तो देखिए, पहला टर्म है क्यू, तो उसका स्क्वायर हो रहा है तो ए स्क्वायर बन गया। दूसरा है आर तो बी स्क्वायर हो गया। तीसरा है 4p, तो 4 को हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी मिल चुका है। देन फिर होता है हमारा 2ab, तो ए की जगह पे है क्यू, बी की जगह पे है आर। देन होता है 2bc, ओके, बी की जगह पे है आपका आर और सी की जगह पे है 2p, और लास्ट होता है हमारा 2ca, तो ये है 2p और a की जगह पे है q। बट एक चीज़ अभी भी यहाँ पर है कि जो आपके साइन है यहाँ पर वो आपके माइनस में है। अब ये माइनस साइन कैसे सेटिस्फाई होंगे, तो यहाँ से हम समझते हैं। देखिए, ये टर्म प्लस का है, प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, यहाँ भी प्लस लिखा है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं। समझने वाली चीज़ क्या है, Q और R देखो प्लस है तभी तो यहाँ प्लस आया। यहाँ पे R वाला प्लस पार्ट था, लेकिन बस P वाला पार्ट ही है जिसकी वजह से माइनस आया होगा, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया है कि जो P वाला पार्ट है उसके पास जो साइन है वो नेगेटिव साइन होगा। ओके, तो हमें जो यहाँ पे 2p दिख रहा है वहाँ पे नेगेटिव साइन दे देना है बस, ठीक है। तभी तो आपका माइनस साइन सेटिस्फाई करेगा ना, माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही अभी माइनस प्लस माइनस, और यहाँ तो प्लस थे ही। अब यहाँ से हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या हो जाएगी, a प्लस बी और ये टर्म माइनस का 2p उसका होल स्क्वायर इक्वल में जीरो। क्वेश्चन में हमें एक आइडेंटिटी दे रखी थी, मतलब एक रिलेशन दे रखा था, q प्लस आर इक्वल टू 2p। यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पे 2p, तो 2p माइनस 2p। अब 2p माइनस 2p क्या होता है, जीरो, तो जीरो बराबर जीरो आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया, जो कि बता रहा है कि हमारे रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। आपने कैसे किया आप बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 22। 22 में आपसे क्या रखा है,
D is a point on side BC of triangle ABC such that angle CAB equal to angle CDA. ओके, तो CAB मतलब ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर है। शो करना है कि CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। ओके, अब इसको आप शो करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा? ये जो बड़ा सा ये वाला ट्राइंगल है CAB, और ये छोटा वाला ट्राइंगल ये CDA। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा ये। तो आप ले लेंगे इन दोनों ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल CDA क्या क्या चीज़ें बराबर है? तो एक तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है CAB बराबर एंगल CDA, ये आप बोल देंगे गिवन। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल आपको कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एंगल C यहाँ पर क्या है, कॉमन। अब हमको पता है दो एंगल बराबर मिल जाते हैं तब भी आपके ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय एंगल। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। उसके बाद क्योंकि स्टेप बाय मार्किंग होती है तो आपको यहाँ पे 1 मार्क्स पूरा मिलेगा, आपको टेंशन ना लें अगर आपने इतना किया है। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे आपको जो साइड चाहिए, ठीक है, जो बच्चे आगे आएंगे पेपर देंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप साइड्स को देखिए। CA साइड आपको चाहिए तो यहाँ पर देख लीजिए CA कहाँ है, ये है। एक बार सिमिलर हो जाता है तो हम साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो CA करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है, CD। और देखिए CD आई हुई है, मतलब हाँ हम सही चल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर CA एक बार और है। ओके, लेकिन वो हम बाद में समझेंगे। अब हमें देखना है कि हमारी दूसरी साइड कौन सी, CB। तो यहाँ पर जो CB आई है, क्योंकि CD के साथ CB का मल्टीप्लाई है ना, और मल्टीप्लाई कब होगा, जब इधर से इधर जाएगा। तो यहाँ से आपने CB साइड तो ली होगी, और CB करस्पॉन्डिंग कौन सी, C है। देखिए दोबारा CA आ गई है। ओके, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस आप इस तरीके समझिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, CA और CA हो जाएगा CA स्क्वायर और CB इंटू CD, और ये आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों के मिल जाएंगे। जब सिमिलर हो जाता है तो आप सारी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं, बट आपको यही साइड चाहिए थी तो आपने वही ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 में आपके पास ऑप्शन था, आपने जो भी किया है आप बताइएगा। 23 में आपका ए जो है वो है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए के। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन का प्रोसीजर मैंने बहुत पहले आपको बता रखा है, और ये शायद सब जिसने भी अटेम्प्ट किया हो बड़ा आसानी से हो जाता है। आपको क्या करना होता है, जो आपका ये डिनोमीटर में 1 माइनस साइन ए लिखा है, इसके रेसिप्रोकल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब आपका माइनस है तो ये साइन आप चेंज करके 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे, दोनों जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रूट के अंदर। अब ऊपर दोनों के पास प्लस है तो सेम है साइन, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे एक आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी और a प्लस बी। साइन अलग अलग है तो a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि जो होल स्क्वायर होता है वो रूट के बाहर आ सकता है, तो ऊपर वाला पार्ट तो रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन नीचे वाले पार्ट को बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बच्चा आपका कॉस स्क्वायर है। अब ये अकेला सिंगल है, सिंगल टर्म का स्क्वायर हो रहा है तो वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन है अपॉन कॉस है। अब एक एक करके, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका एलसीएम है, तो 1 के साथ भी कॉस है, साइन के साथ भी कॉस है, और 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो आपका होता है टेन ए। ओके, और आपको सेक ए प्लस टेन ए ही प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोसीजर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा जब भी आ जाए आपको यही करना होता है, और कई बार इसके साथ 2 टर्म भी देता है बीच में प्लस करके। ठीक है, तो ए पार्ट बी करके फिर इसको सॉल्व करें, बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, आगे जब आएगा तब के लिए। बी वाला पार्ट जिसने अटेम्प्ट किया है वो देख ले। तो यहाँ पे 3 है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद 6 है, कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 1/2 होता है तो 2/1, और 2 का स्क्वायर, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। 1060 होता है हमारा √3, उसका भी स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखने के आपके मिलेंगे मार्क्स 0.5 या जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट एटलीस्ट 0.5 तो मिलेगा। √3 का स्क्वायर 3, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 3 3 9, 9/4, और ये हो जाएगा 24।
अपॉन 3। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 24 4 जा 96 अपॉन 4 और नीचे में ये हो गया। 96 में से अगर 9 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 87, लेकिन साइन अब देखिए 96 का बड़ा है तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा। ओके, अब आपको पता है ऊपर वाले पार्ट का अपॉन हो रहा है, मतलब जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो अपॉन में लिखा है, नीचे वाला नंबर सिंगल लिखा है तो उसके अपॉन में 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये 1 आपका 87 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 87 ही आ जाएगा, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 3 जा 12। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर इसके आगे किसी ने सॉल्व किया है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे होगा, तो ये हमारा नंबर 3 से कट रहा है, 3 4 जा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और बचे आपके 2 3 9 जा और माइनस का, तो -29/4। फर्दर किसी ने और भी सॉल्व किया है तो पॉइंट में सॉल्व कर दिया होगा। पॉइंट में सॉल्व किया है तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 होता है, 1 बचेगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 4 2 जा 8 बचे 2। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ भी छोड़ा है तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये भी है तब भी और ये भी है तब भी। ओके, वैल्यू रख के कुछ यहाँ तक आपने इसको यहाँ तक ओपन किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा जरूर, आगे तक सॉल्व किया तो पूरे 2 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके 2 पार्ट थे, ऑप्शन था ए या बी में से कोई एक करना। सो पहला वाला पार्ट कई बार एक्सप्लेन किया है, एक प्रोसीजर होता है वो आपको यहाँ पर फॉलो करना होता है, आपका आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो कई बच्चों ने इसे किया होगा, और जिन्होंने बी किया है वो देख लें। हमें क्या रखा है, इफ़ द HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज 210 इंटू 5 प्लस 55 m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो हमें 210 और 55 का जो HCF है वो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा है, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम HCF जनरल फॉर्म से निकाल लेते हैं, जनरल तरीके से। तो 210 की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 1 जा, 2 नंबर है तो 0 आएगा, 2 5 जा, देन फिर से 5 से करते हैं, 5 2 जा 5 1 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। फिर 55 के फैक्टर बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा और 1 जा और 11 1 जा। कॉमन नंबर जो है यहाँ पर वो है आपका यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो HCF आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो HCF आ चुका है 5, और अभी हमें बताया गया है कि जो HCF है उसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम जस्ट इसके बराबर रख देते हैं इसे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो 210 इंटू 5 प्लस 55m इक्वल टू 5, नंबर के पास जाएगा तो 55m इक्वल टू 5 माइनस 210 इंटू 5। बाकी आप यहाँ पे कॉमन लेके कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 कॉमन है दोनों में, अंदर बचा 1 क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 माइनस 210। ओके, नेक्स्ट 210 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 209, लेकिन साइन माइनस का होगा क्योंकि ये बड़ा है, और अपॉन में 55 आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। 5 से कट कर दिया 11 टाइम्स, और 11 से कट करेंगे तो 11 1 जा 11, 20 में से 11 गया बचा 9, और 9 और 9 होता है 99। ठीक है, तो 99 जाता है आपका 9 टाइम्स, 11 9 जा 99। तो फाइनली जो वैल्यू आई है वो आई है 19, और ये माइनस का साइन इसको मिल जाएगा तो ये -19। तो ये इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, काफ़ी सिंपल था ये भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यहाँ पे क्या रखा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, कई बार क्या करते हैं हम जीरोज निकालते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं, बट आपको इसका डायरेक्ट रिलेशन अगर पता है तो वो आपको जल्दी सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, वो क्या होता है, पहले आप इसको सॉल्व करते हैं जब एलसीएम लेके, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा से ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई करने पे ऊपर मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे बीटा से और ऊपर बीटा से करने पे यहाँ मिल जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इसकी कोई मतलब डायरेक्ट फॉर्म नहीं होती है, जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए होता है, हो ओके, स्क्वायर नहीं चाहिए होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, ये सब चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं, आप इसको हमेशा ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, और क्योंकि जब इसको ओपन करोगे तो यही चीज़ मिलेगी इसलिए, और नीचे है अल्फा बीटा। फाइनली अब हमारे पास जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, यहाँ स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए, नीचे भी आ जाएगा सी अपॉन ए, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जहाँ तक है आप पहले से ही प्रिपेयर करके गए होंगे। नेक्स्ट में अब ये वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू आपकी -16। ठीक है, तो माइनस, ये माइनस ध्यान रखें इसका है, फिर -16, ए की वैल्यू है 5, स्क्वायर हो रहा है,
सी की वैल्यू है आपकी 10, वो भी माइनस का, और ए की वैल्यू है 5। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो -10/5। नाउ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 का स्क्वायर हो रहा है तो हो जाएगा 256। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 10×2 = 20/5, और नीचे -10/5। एलसीएम ले लेते हैं, बाकी आप कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 25 और 5 का एलसीएम होता है 25। कैसे बनेगा? 5 से नीचे और 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 256 + 25 = 100/25, नीचे -10/5। ऐड किया 356 आया, 25 -10/5, सबसे अपॉन वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 356 की मल्टीप्लाई 5 से, और 10 जो है आपका 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी आप इसको कट कर लीजिए, 5 5 ज़ा, 2 से कट करते हैं, 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, वहाँ 1 बचा, 2 7 ज़ा और 2 8 ज़ा, तो 178/5 5 ज़ा 25 साइन माइनस का। ठीक है, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका अगर इतना किया है तो बिल्कुल सही है। बाकी आप इसको अगर पॉइंट में सॉल्व करते हैं तो 25 की टेबल पढ़ लीजिए। 25 की टेबल में 25 7 सा होता है 175, और उसके बाद यहाँ पर जाएगा 3, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 25 1 सा 25, बचेगा 5 और 0 7.12। ठीक है, वो भी माइनस का, तो 7.12 भी अगर आपने करा है तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये था आपका सेक्शन बी। ओके, सेक्शन सी को देखते हैं। यहाँ पर आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 26 में भी आपके पास ऑप्शन था कोई एक करने का। पहला वाला देखते हैं। इन अ क्लास टेस्ट वीर स्कोर्ड 6 मार्क्स मोर देन twice as many marks as Kevin scored. If one of them had scored 4 more marks, their total score would have been 40. Find the marks obtained by Veer and Kevin. ठीक है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है वीर और एक है केविन। इनके मार्क्स बताने हैं तो हम इनके मार्क्स को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, वेरिएबल एक्स, और इसके वाले को वाई बोल देते हैं। ठीक है, अब कंडीशन जो पहली वाली है वो क्या कह रही है कि वीर जो है वो 6 मोर देन ट्वाइस एज मैनी मार्क्स एज केविन स्कोर। तो वीर क्या करता है, वीर जो कि एक्स है, एक्स के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो क्या है 6 मोर हैं, तो 6 ज़्यादा हैं किससे, ट्वाइस एज मैनी स्कोर्ड एज केविन, तो केविन वाई कर रहा है, तो 2y + 6 पहली इक्वेशन बन गई सिंपल। सेकंड में क्या कर रखा है, इफ अगर इनमें से कोई एक 4 ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहा है, मान लीजिए वीर के अगर 4 ज़्यादा हैं तो x + 4, तो इनका टोटल, किसका टोटल, वीर का प्लस केविन का टोटल जो स्कोर है वो हो जाएगा 40। ठीक है, अगर आप y को भी +4 कर देते हैं, y में +4 कर दीजिए और फिर x के साथ जोड़िए, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही चीज़ें सेम है, क्योंकि देखिए प्लस इधर करें सॉल्व करके तो एक ही चीज़ आनी है ना, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं थी, सिंपली आपका ये आ जाएगा। ओके, नाउ अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो x + y, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जाएगा 40 - 4, ये जाएगा 36। नाउ यहाँ पे आपको x y की टर्म्स में दे रखा है, पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 को 2 में, तो पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन 2, तो x की वैल्यू कितनी है 2y + 6, तो यहाँ पे 2y + 6 रख देते हैं, 2y + 6, एक y आगे है और इक्वल में 36, 2y + y होता है 3y, नंबर के पास गया, माइनस हो गया, 30 आ गया। अब ये डिवाइड में जाएगा तो ये आ गया 10, तो जो y है उसके मार्क्स हो गए 10, जो कि है केविन। ठीक है, और x के मार्क्स आप रख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी रख लें, यहाँ भी रख लें, बात एक ही पड़ेगी। तो x के मार्क्स से जाएंगे आपके 2 × 10 + 6, मैंने यहाँ पे रख दिया पहले इक्वेशन में, तो 20 + 6 हो गया 26। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। 26 + 10 हो गया 36, ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है, पहले भी कर रही है, तो दोनों के मार्क्स ये आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको ग्राफिकली सॉल्व करना था। ग्राफिकली सॉल्व करने में आपको पता है कि टेबल बनानी होती है। पहली इक्वेशन की अगर हम टेबल बनाएं तो एक वैल्यू x है, एक y है। देखिए x को 0 रखिए, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, y आ जाएगा 14। नेक्स्ट में मैंने बोला है y को अगर आप 0 रखते हैं तो ये 3 डिवाइड में जाएगा, पर 14 को 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, कट नहीं कर पाएगा, या पॉइंट में वैल्यू आएगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो एक ऐसी वैल्यू चुनिए जिससे आपका पूरा कैंसिल हो जाए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, y के यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 इधर जाके माइनस होगा, कितना आ गया 12,
फिर अगर 3 डिवाइड में जाएगा तो इसको कट कर देगा, ठीक है। तो इतना दिमाग आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे 2 रख लीजिए, तो y की वैल्यू 2 रखी, तो ये डिवाइड में गया, 12 बचा, 12 में से 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 4। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। सेकंड तो आपको y इक्वल टू 2 दे रखा है, जो कि आपको डायरेक्टली बता रखी है वैल्यू, ओके, जो कि y एक्सिस पे बनेगा। अब इसके ग्राफ को अगर हम बनाएं ध्यान से, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। x की वैल्यू गई है मैक्सिमम 4 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, मतलब ये 0 था, मैं 2 का गैप ले लेता हूँ, 2 4 6, माइनस में तो आपने किया नहीं है तो आप लिखिए मत। और y की मैक्सिमम वैल्यू गई है 14, तो ये जाएगा 2 4 6 8 10 12 और इस तरीके से 14, ओके। ये y एक्सिस हो गया, ये x ये y। आप वहाँ स्केल से बनाएंगे, अच्छे से बनाया होगा मतलब आपने। तो पहला पॉइंट है 0 पे 14, तो x 0 y 14, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 0 पे 14, जो कि y एक्सिस पे बनेगा। दूसरा है 4 पे 2, x 4 है y 2 है, तो ये दोनों कहाँ पॉइंट मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो 4 पे 2, बाद में आपको ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर देनी होती है, इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपकी डायरेक्ट दी थी y इक्वल टू 2, और हमें पता है y इक्वल टू 2 क्या होगी, x के पैरेलल बनेगी, मतलब y की वैल्यू 2 फिक्स है, x 0 हुआ, y की वैल्यू 2 फिक्स रहेगी, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से बनती है, ओके। ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। नाउ दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे, यही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो 4 है, और y की वैल्यू जो है वो है 2। आप चाहे तो नॉर्मली इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। आप रख के देख लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू 2 है ना, यहाँ रख के देखिए, इधर जाके हो जाएगा -12 आया, डिवाइड में गया 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 4 और y की वैल्यू 2। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। बड़े आसानी से ये भी सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। 27 में हमसे कह रखा है कॉर्ड ए बी ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 21 mm subtends an angle 120 degree at the center, find the perimeter of the shaded region। √3 की वैल्यू 1.73 दे रखी है, ठीक है। तो जो ये शेडेड रीजन है, इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर मतलब जो इतना लेंथ है वो सारा का सारा। तो ये आपका एक आर्क है, तो आपको एक तो चाहिए ये आर्क लेंथ, और देखिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसकी वैल्यू भी चाहिए, ट्राइंगल की जो एक साइड है, जो मतलब ए बी की लेंथ भी आपको चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए बी भी आपको निकालनी पड़ेगी। अब आर्क लेंथ निकालना आसान है, फॉर्मूला है आपके पास थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। जो जो वैल्यूज़ हैं वो रख लेते हैं। थीटा आपके पास 120 है, 360, पाई की वैल्यू 22.7 क्योंकि कहा नहीं गया है तो यही रखेंगे। आर है आपके पास 21, कट करते हैं तो ये 7 3 कट जाएगा, 0 से 0 कटा, 12 से ये 3 टाइम्स कटता है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इसका तो आ जाएगा 44, ओके। अब ये ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी, तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करके बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था एंगल आपका 120 आ सकता है, और अगर 120 एंगल आए तो बस एक काम कर दिया करिए, सेक्टर वाला क्वेश्चन आता है तब भी आपको ये करना चाहिए। आपको क्या करना है, 20 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और सेंटर से जब किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपको कितना दे रखा है, अब ये 2 पार्ट मतलब दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये आपका बढ़ जाएगा 60 और 60 में, ओके। अब एक ये आपका रेडियस 21 है, ये 90 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता चल चुका है ये 30 हो जाएगा। आपको ये पूरी वैल्यू चाहिए ना, पहले इतनी वैल्यू निकाल लीजिए, इसको x बोल देते हैं। तो आपका ये जो ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ओ इसको p बोल देते हैं, पी बी, ये 90, ये आपका 30, ये 21, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस और सामने है हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस होता है कॉस का। कॉस एंगल अगर यहाँ से देख रहे हो आप, एंगल ऊपर से भी देख सकते थे, ध्यान रखें, ऊपर से देखते तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग जाता, ओके। तब आप साइन के अकॉर्डिंग करते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 30 बराबर x अपॉन 21। कॉस 30 होता है हमारा √3/2 x अपॉन 21, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 21 √3/2, ओके। ये वैल्यू आ गई x की। अब x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें पता है कि ये टोटल, ये पूरा जो ए बी है
क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो जितना ये पार्ट होगा उतना ये होगा। सेंटर से लाइन ड्रॉ करी थी तो ये दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, इतने वाली की वैल्यू इतनी आई है 21√3/2, तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो डबल होगी किसकी, इस x की। तो डबल कर देते हैं, 21√3/2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनली जो वैल्यू आई 21√3 आई। ठीक है, तो बस यही आपको ये चीज़ ध्यान रखनी थी। तो 21√3 तो प्लस कर देंगे 21√3, इसमें 21√3 आ गया। अब √3 की वैल्यू अगर नहीं दी होती तो हम नहीं सॉल्व करते, बट आगे इन्होंने दे रखा है √3 1.73, तो रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1.73। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 21 की पहले 1.73 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.73 की 21 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3, 3, 6 और ये 3 पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 36.33 और यहाँ 44। ऐड करेंगे तो 6 4 10 हो गया, 3 4 7 और 1 8, 80.33 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि लेंथ है। तो ये था आपका फाइनल आंसर। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए यहाँ पर, और आप आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है 28। यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर हम मान लीजिए साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें 10 भी मिल जाएगा, और 1 जब कॉस से डिवाइड होगा तो हमें सेक भी दे देगा। ओके, और कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो 1 भी मिल जाएगा, मतलब 1 की अगर हमें जरूरत है तो इसलिए हमें यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि हमें इसको किससे डिवाइड करना है, कॉस से। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको उठाते हैं, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और इसके अपॉन वाली साइड है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। मैंने बोला इसको क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें बाय कॉस थीटा, तो इसको भी कर देंगे कॉस थीटा से डिवाइड, इसको भी कर देंगे कॉस थीटा से डिवाइड, इसको भी कर देंगे कॉस थीटा। नीचे भी यही काम होगा क्योंकि हम पूरे में ही करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। अपॉन में भी यही हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, पहले इनको साथ में लिख लीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में जो लिखा है आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ पे आपको पता है 1 जो है सेक और टेन में जो आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं 1 के टर्म्स में खोलूँ इसको तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं 1 की जगह पे इसको इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ब्रैकेट लगाएं क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस और दो टर्म है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो चल रहा है वही लिख दिया, सेक थीटा मतलब टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। नेक्स्ट में इसके बाद ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब ये a माइनस मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है हमारा, वो ओपन होता है a प्लस बी ए माइनस बी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में जो चल रहा है वही लिख दिया हमने, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। नाउ ये सारे पार्ट्स को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ऊपर स्पेस है तो फिर से इसको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है। देखिए इधर अगर हम देखें तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस वाला पार्ट देखिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस में आगे पीछे लिखा होता है फर्क नहीं पड़ता ना, तो ये चीज़ कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन हो गया, ब्रैकेट बनाएंगे तो ये वाला पार्ट कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ बचा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ध्यान रखें ब्रैकेट का, और आगे वाला पार्ट तो कॉमन है तो उसका मल्टीप्लाई में 1 लिखने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। बाद में इसको अगर हम देखें और आगे सॉल्व करके तो देखिए ऊपर वाले पार्ट में इसको हटा देता हूँ मैं, आप देखिएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 माइनस सेक थीटा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस टेन थीटा, अपॉन में देखिए टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा,
साइन चेक करेंगे अगर, तो टेन थीटा प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये वन का है, ये वन का है। मैं अलग अलग नहीं कट कर रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं पूरा कट किया, पूरा ही कट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब फाइनली आपके पास क्या बचता है, बचता है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। कई बार यहाँ तक भी सॉल्व करने के लिए बोलता है, बट क्योंकि आपको आंसर ये लाना है तो आप कैसे करेंगे समझिए, नीचे अपॉन में लिखा है वन, ठीक है। आप यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको पता है दोनों जगह हम कर रहे हैं ना, तो ऊपर और नीचे हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। आगे पीछे लिख लीजिए इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस से फर्क नहीं पड़ता ना, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये जो होता है हमारा, ये एक आइडेंटिटी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है। और अपॉन में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट स्टेप के लिए कई बार बच्चे क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बताइएगा आपने इसको पूरा किया है कि कोई प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ए पार्ट जो है, इसमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपके ऑप्शन है। तो पहला पार्ट जिसने किया है वो देखिए, टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम हीट अ शेड ऑफ आयरन रॉड कवर्ड विद ग्रीन क्लॉथ इज मेड, द लोअर पार्ट ऑफ द शेड इज क्यूबॉइड mounted by semi cylinder as shown in the figure. Find area of the cloth required to make this shed if dimension of cuboid are 14 मीटर into 25 मीटर into 16 मीटर, ठीक है। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, आपको पता है। अब हमसे कह रखा है कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से एक ग्रीन क्लॉथ का शेड है, जो मतलब ग्रीन क्लॉथ से ऊपर कवर किया जा रहा है एक शेड को, ठीक है। आपको बताना है कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। तो एक तो ये जो है नीचे वाला पार्ट है, उतना क्लॉथ चाहिए होगा जो कि इसकी चार साइड्स को कवर कर रहा होगा। ये दो साइड सेम इसके जैसी पीछे साइड है और इसके जैसी इस साइड से, ठीक है। तो ये फोर साइड कवर हो रही है क्यूबॉइड की। इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका सेमी सिलेंडर है, सिलेंडर पूरा नहीं है, सेमी है, देख सकते हैं आधा सिलेंडर है। तो बाहर बाहर कवर करेंगे, तो यहाँ पर आपका CSA ऑफ सिलेंडर भी कवर हो रहा है। और अगर आप देखें तो इस साइड, ये साइड और ये साइड भी कवर होगी ना, और ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, और इसके पीछे भी एक सेमी सर्कल होगा, यहाँ पे ये वाली साइड पे भी एक सेमी सर्कल होगा। तो दो सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल बना देते हैं। आप ये लिख सकते हैं दो सेमी सर्कल या फिर एक सर्कल का एरिया। ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आप आराम से इसको सॉल्व कर देंगे। अब फोर क्यूबॉइड जो होते हैं, फोर साइड अगर क्यूबॉइड की कवर हो रही है तो ये भी आपका CS से ही लिया जाएगा क्यूबॉइड का, जो कि होता है 2HL+B। CSA का सिलेंडर का होता है 2πRH। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे सेमी सिलेंडर बोल रहे हैं, सेमी का मतलब होता है आधा, हाफ। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, सिलेंडर नहीं है सेमी सिलेंडर, ध्यान रखें, ठीक है। और एक सर्कल का एरिया है πr²। वैल्यूज रख देते हैं, 2H की वैल्यू ये जो है वो है 16, यहाँ पे मैं 16 आगे ही आना चाहिए था। लेंथ और ब्रेथ आपकी यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे 14 और 25। नेक्स्ट 2 से 2 कैंसिल, 22/7। और रेडियस और हाइट की बात करी जाए तो सिलेंडर वाला रेडियस आपको यहाँ मिलेगा, पूरी वैल्यू 14 है, तो डायमीटर 14 हो गया, तो रेडियस इसका आधा होगा। तो 14 का आधा कितना होता है, 7, ओके। और हाइट क्या होगी, हाइट आपकी ये वाली होगी सिलेंडर की, क्योंकि सिलेंडर की हाइट इधर है, और ये किसके बराबर है, 25 के पैरेलल है, तो 25 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट पाई 22/7, आर आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। सॉल्व करते हैं, 32 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 39, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 25 आपका होता है 550। यहाँ भी 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा 154, ओके। नेक्स्ट 32 और 39 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 9 2 18, ये हो जाएगा 28, फिर यहाँ पे 6 और 9, तो ये आया आपका 8 1248। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4 5 5 10 और ये हो जाएगा 7। फाइनली 8 + 4 होता है 12, 4 और 0 4 हो गया, 1 कैरी हो गया तो 5, 7 + 2 हो गया 9 और 1 है आ गया, तो 1952 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सी साइड कैसे कैसे कवर हुई है।
यहाँ पे बी पार्ट जिसने सॉल्व किया वो देखिए, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर आर 5√2 and 10 centimeter respectively. Cone of height 5√7 centimeter and radius 5√2 centimeter is surmounted on a hemisphere shown in figure. Find the total surface area of object in terms of pi. √2 की वैल्यू 1.4 लेनी है। देखिए, अब आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जिसका जो बेस है ये वाला पार्ट, वो एक हॉलो हेमिस्फेयर को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दो रेडियस दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पास ब्रेथ है। तो अंदर का जो रेडियस है इसको हम R1 बोलते हैं, जो बाहर का रेडियस है उसको R2 बोल देते हैं। और R1 की वैल्यू दे रखी है 5√2 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब कोन की हाइट दे रखी है 5√7, तो हाइट ऑफ कोन इज 5√7 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है कोन का वो है 5√2। तो 5√2 मतलब यही वाला जो रेडियस है वही शेयर कर रहा है, तो ये रेडियस कोन का भी रेडियस होगा। ओके, ध्यान रखें, क्योंकि वो कॉमन रेडियस को शेयर कर रहा है। अब आपको बताना क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो जब हम इस पर देखें तो इसके बाहर बाहर जा पाएंगे, तो आपको एक चाहिए CSA ऑफ कोन, प्लस अगर इधर जाएंगे तो इसके भी बाहर बाहर जाएंगे, तो यहाँ पे भी चाहिए होगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। नेक्स्ट एक पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ, क्योंकि इसके पास अपनी विड्थ है ना चारों तरफ से, तो ये कैसे निकलेगा, तो बड़े सर्कल में से अगर छोटा सर्कल माइनस कर दे तो यहाँ वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो πr², बड़े सर्कल के हमने R2 बोला है, तो πr² में से πr1² को माइनस कर दीजिए, आपका यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व। बस ये वैल्यूज आपको यहाँ पे रख के सॉल्व कर देनी है, ठीक है। अब कोन का जो CSA होता है वो होता है πrl, R1 लेंगे क्योंकि हमने कोन के रेडियस को R बोला है। हेमिस्फेयर की अगर बात करी जाए तो हेमिस्फेयर बाहर की साइड से देख रहे हैं, ये बाहर की साइड है क्योंकि आउटर साइड से हम देख रहे हैं, तो आउटर का CSA हो जाएगा हमारा 2πr²। अब स्क्वायर है कौन से वाले का, 2 वाले का, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस R2 है। नेक्स्ट πr1² माइनस πr2² माइनस πr1², ठीक है। तो ये जगह πr2² माइनस πr1²। नेक्स्ट अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं। तो देखिए 2πr2² और प्लस πr2², ये हो जाएगा 3πr2²। तो मैं इसको और आगे लिख देता हूँ, 3πr2² माइनस πr1²। फाइनली बस आपको वैल्यूज निकालनी है और रख देनी है। तो मैं यहाँ पे किसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, बस हमारे पास एक चीज़ नहीं है, वो है लेंथ, मतलब स्लैंट हाइट। अब ये स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी हमारी, यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू निकाली है ना, ये एल, तो बेस जो रेडियस है वो, जो कि आपका है 5√2, और नेक्स्ट इसकी हाइट, जो हाइट दे रखी है आपको 5√7। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो कि होती है L², जो कि हाइपोटेनस की तरह बिहेव कर रहा है, इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25, √7 का स्क्वायर 7, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा 175 और ये हो जाएगा 50। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225। ओके, और स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, और 225 होता है 15 का। तो स्लैंट हाइट की वैल्यू भी आ चुकी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। ओके, जिन बच्चों ने स्लैंट हाइट निकाल दिया है और सही निकाला है तो उनको भी उस स्टेप के मार्क्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू को नहीं रखना है, उन्होंने बोला था, तो हम पाई को पहले ही कॉमन ले लेते हैं, अंदर रख देते हैं R1l प्लस 3r2² माइनस R1²। ओके, तो पाई को पाई रहने देते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 5√2, L की वैल्यू अभी निकाली 15, प्लस 3, R2 की वैल्यू हमारे पास है 10, उसका स्क्वायर हो रहा है, और R1 का भी स्क्वायर हो रहा है, तो R1 हमारे पास है 5√2, उसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5√2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, जो कि थी 1.4, वो रख देते हैं। नेक्स्ट 10 10 100, 100 को 3 से करेंगे 300, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये फिर से 50 आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, फिर से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 2 से कट गया 7 टाइम्स, हमारा पाई 15 7 ज़ा 105 प्लस 300 में से 50 को अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 250। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 355, और बाहर चल रहा है पाई, तो ये होगा 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट
आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का। अ बैग कंटेन्स 30 balls, okay, out of which m numbers of ball are blue in color. Find the probability that a ball drawn at random from the bag is not blue. तो टोटल जो बॉल है वो है 30, कुछ बॉल जो है एम बॉल वो है ब्लू। तो जो ब्लू बॉल है उसको एम से डिनोट किया गया है, और जो बॉल ब्लू नहीं होंगी वो कितनी होंगी, 30 में से m को माइनस कर दे तो वो होंगी, कॉमन सी बात है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ब्लू नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी ब्लू ना होने की, तो मैं इसको बार से दिखा देता हूँ, वो हो जाएगा 30 माइनस एम अपॉन 30। ओके, ये हो गया हमारा पहला आंसर। नेक्स्ट, इफ 6 more blue ball are added in the bag, probability of drawing blue ball will be 5/4 times probability of drawing a blue ball in first case. Find the value of m. तो यहाँ पे कह रखा है अगर 6 ब्लू बॉल को ऐड कर दिया जा रहा है, तो पहले थी m, सेकंड केस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, m में 6 ऐड हो गया, ठीक है। टोटल में भी ये ब्लू बॉल हो गई, अब टोटल में भी क्या है, 30 में 6 का एडिशन हो रहा है ना, वो भी तो बढ़ जाएंगे, तो टोटल 36 हो जाएंगी। तो अब जो प्रोबेबिलिटी होगी ब्लू बॉल को निकालने की, तो ब्लू बॉल कितनी है, ये है हमारी m+6, उसकी प्रोबेबिलिटी m+6/36 हो जाएगी। वो क्या होगी, 5/4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इन केस 1। ओके, अब केस 1 में ध्यान रखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, केस 1 में हमने ये निकाला है बट ये नॉट वाले की थी, अगर आप इसको आगे रख देंगे तो आपका आंसर दूसरा आएगा। शायद कुछ बच्चे ऐसी गलती कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ ना करें। ये तो नॉट की थी, हमें यहाँ पे बोला क्या गया, आप इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ पे ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बनती है m/30, ओके, निकालने की उसकी, तो ये m/30 से होगा, ध्यान रखें। ओके, ये चीज़ें हो जाती है कई बार, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। 5 से कट किया ये 6 टाइम्स, ओके, 6 इसको कट कर देगा 6 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 यहाँ जाएगा और 4 इधर जाएगा, 4 आपका m+6 से मल्टीप्लाई होगा और 6 यहाँ m से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4m प्लस 6 4 = 24 इक्वल टू 6m, इधर जाके ये माइनस हो गया, तो 6 में से 4 गया 2m आया, 2 से 12 कट गया, मतलब 24 कट गया 12 टाइम्स, तो m की वैल्यू आ गई 12। आपको m की वैल्यू बतानी थी। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 31। Find the greatest number that less than 10,000 which is exactly divisible by 48, 60 and 65। ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो आपको एलसीएम निकालना है, तो तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 48, 60 और 65 का। तो 2 से कट करते हैं पहले इसको, ये आपका 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 30 ज़ा, और ये तो नहीं कैंसिल होगा, फिर से 2 15 ज़ा, ये 2 12 ज़ा, 15 ज़ा और ये 65। फिर 2 से कट किया तो ये 2 6 ज़ा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, फिर 2 से ये गया 3 ज़ा 15 ज़ा 65। 2 का तो हो गया, अब 3 से देख लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, ये कैंसिल नहीं होगा, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा और 13 लास्ट नंबर ये आ जाएगा। ओके, इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 5 ज़ा। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 80 मिल जाएगा इसलिए, और 13 3 ज़ा होता है 39। ओके, अब 8 9 ज़ा 72 और 8 3 ज़ा 24 प्लस 72 होता है आपका 31। तो आपके पास जो नंबर मिला है वो मिला है 3120 एलसीएम। ओके, अब आपको बताना क्या था हमें, वो अब यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं। देखिए 3120 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कराते हैं तो 3 3 ज़ा कितना होता है हमारा 9, आइडिया लगा सकते हैं। अगर 4 से कराते हैं तो 3 4 ज़ा 12 मिलता, और 12,000 आपका 10,000 से बड़ा हो जाता, तो हम 12 को नहीं चुन रहे, हम 3 को चेक कर लेते हैं। अगर 3 से जा रहा है तो वही सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो 3 0 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 9360, तो सिंपली आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका सेक्शन सी। सेक्शन डी में देखिए, यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन था। पहला पार्ट है आपका, अ पर्सन ऑन टूर हैड 5,400 rupees for his expenses. If he extend his tour by 5 days, he has to cut down his daily expenses by 180 rupees. Find the original duration of the tour and daily expenses। ठीक है,
अब उसके पास टोटल इतने रुपए हैं जो उसको यूज़ करने हैं अपने टूर के लिए। ओके, मान लीजिए वो एक्स डेज के लिए, हम डेज को मान लेते हैं, पहले तो हम डेज मान लेते हैं कि कितने डेज के लिए गया, एक्स डेज के लिए, और जो उसका पर डे का जो खर्चा है, ठीक है, पर डे का जो कॉस्ट आया है या एक्सपेंस आया है, वो हम मान लेते हैं वाई रुपीस। ओके, अब जितने दिन वो रुकेगा और पर दिन वो जो खर्चा करेगा वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5400 रुपीज। तो एक्स और वाई की जो मल्टीप्लाई है वो 5400 आएगी। मान लीजिए कि एक इंसान है जो 10 दिन के लिए जा रहा है कहीं, और वो डेली 100 रुपए खत्म कर रहा है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10 और 100 का, तो टोटल उसका खर्चा 10 दिन में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। तो वही चीज इस तरीके से आपको इक्वेशन बनानी होती है। तो आप समझ गए होंगे, पहली इक्वेशन आपकी ऐसे आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर वो अपने टूर को 5 दिन एक्सटेंड कर दे रहा है, मतलब बढ़ा दे रहा है, ऐड कर दे रहा है, तो x में 5 अगर ऐड हो जाए, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो टर्म है, तो उसको अब क्या करना पड़ेगा, अपने डेली एक्सपेंसेस में क्या करना, कट डाउन करना पड़ेगा। तो डेली एक्सपेंस था वाई, वाई में कट कर दिया 180 रुपए, माइनस करना पड़ा, ठीक है। पैसा तो 5400 ही है, तो सामने 5400 ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में इतना ही खत्म करना है, क्योंकि अपने पैसे तो इतने ही लेके गया है जो कि फिक्स है। ओके, तो अब इस तरीके से उसकी नई कंडीशन बन रही है। बस आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो पहले आप यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करा दें इन दोनों से। तो पहले x की y से कराई एक्स वाई 180x, फिर 5 की कराई 5y, और ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा आपका 900, ठीक है, इक्वल में 5400। नेक्स्ट एक्स वाई की वैल्यू देखिए, इक्वेशन 1 में एक्स वाई की वैल्यू 5400 दे रखी है, यहाँ पे रख दीजिए। तो 5400 माइनस 180x प्लस 5y माइनस 900 इक्वल टू 5400। ये 5400 और 5400 कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास बचा -180x प्लस 5y माइनस 900 इक्वल टू 0। नेक्स्ट में हम ये वाले जो टर्म है माइनस वाले, इनको उधर ले जाते हैं इक्वल के, तो ये प्लस बन जाएंगे, 180 भी प्लस का हो जाएगा और ये 900 भी हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन अगर किसी से कैंसिल हो रही है, कट कर देते हैं। तो देखिए 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, 5 3 ज़ा और 5 6 ज़ा, और यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है, 5 1 ज़ा और यहाँ बचेंगे 4 5 8 ज़ा, तो 180 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई कुछ इस तरीके से, 36x प्लस 180। पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x y की जगह पे कितना आ गया, 36x माइनस 180 ब्रैकेट में रखें, इक्वल में 5400, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 36x² माइनस 180x, इसको इधर उठा लाइए, 5400 इक्वल में 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है, बस आपको इसको सॉल्व कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, फिर से अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं। जैसे ये कट रही है 6 से, 6 6 ज़ा, 6 3 ज़ा, आगे 0 है, ये भी कट रहा है 6 9 ज़ा। नेक्स्ट फिर से सॉल्व होगा, 6 1 ज़ा, 6 5 ज़ा, और फिर फाइनली 6 1 ज़ा, बचे 3 6 5 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ चुका है कुछ इस तरीके से, इसका साइन प्लस का था, ध्यान रहे ये प्लस था, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके आपको 150 लाना है माइनस का, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है। तो कौन से ऐसे नंबर है, तो आपके 15 10 ज़ा 150 होता है, और 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो 5 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 5 और माइनस का 10, तभी तो प्लस का 5 आएगा। तो बस इसके फैक्टर बने x² प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 15 माइनस 10, यहाँ पे भी x प्लस 15, इसको इसके साथ लिख देंगे, x माइनस 10 x प्लस 15 इक्वल में 0, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 10, और इधर रखा तो -15, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज आपके माइनस में नहीं आ सकते, तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब एक्सपेंसेस निकालते तो इक्वेशन थी एक्स वाई इक्वल टू 5400, x की वैल्यू 10 रखते हैं, तो जब ये इधर जाएगा 10 डिवाइड में तो 540 आ जाएगी वैल्यू हमारे एक्सपेंसेस की। तो ये था हमारा आंसर, इस तरीके से इसको करना था।
तो और पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है, बी वाला जो पार्ट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन पीस ऑफ क्लोथ वॉज ₹2100 ड्यूरिंग स्पेशल सेल टाइम द शॉपकीपर ऑफर्ड 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लोथ फॉर फ्री thus reducing the price of cloth per meter by 120 rupees. What was the original per meter price of the cloth and its length? तो हम यहाँ पर लेंथ को बोल देते हैं x, ठीक है, और प्राइस जो है पर मीटर का वो दे देते हैं y. ओके, अब लेंथ को उसके अगर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें पर मीटर से, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो 2100 है. पहली कंडीशन हमारी यही तो बन रही है. कोई हमारा जो अब ड्यूरिंग स्पेशल सेल क्या क्या उसने ऑफर कर दिया, 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लोथ. तो जो हमारे पास क्लोथ था उसमें 2 मीटर का एडिशन हो गया. लेकिन अब क्या करेगा, अगर 2 मीटर यहाँ बढ़ाएगा तो इधर उसने क्या किया है, पर मीटर इसको प्राइस जो है क्लोथ का वो क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया 120 से. तो वाई जो था पर मीटर, वाई थी कॉस्ट, उसमें 120 का रिडक्शन हो गया. फाइनली जो कॉस्ट है वो तो यही रखनी है ना टोटल, तो वो आपकी वही रहेगी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह. अब इसको भी आपको सॉल्व करना है. पहले एक्स की कराई, एक्स वाई 120x 2y और यहाँ पे 240 इक्वल टू 2100. इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू थी 2100, यहाँ रख देंगे. तो 2100 माइनस 120x प्लस 2y माइनस 240 इक्वल टू 2100. ये और ये कैंसिल हो गया. अगेन माइनस 120x प्लस 2y माइनस 240 इक्वल टू 0. इक्वेशन आ गई है. कट कर देते हैं. ये कट गया, माइनस 62 से काट रहा हूँ मैं इसे, ये 2 1 ज़ा और ये 2 120 ज़ा. अगेन y के इक्वल में ले जाइए, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके और ये भी प्लस हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देंगे. इक्वेशन नंबर ये जो 1 थी इसमें, तो x की जगह पे x, y की जगह पे 60x प्लस 120 और इक्वल में आपका 2100. ये हो जाएगा 60x² 120x, इसको इधर लाएंगे तो 2100 माइनस का हो जाएगा 0. ओके, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए. तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये कट रहा है आपका 0 से, पहले तो 0 कट जाएगा, 10 से कट दिया, मतलब 0 का मतलब 10 से काटा, 1 0 मतलब 10 से, ठीक है. फिर 6 से कट रहा है, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा और यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 बचे 3 और 6 5 ज़ा. ओके, फाइनली आपको इसके फैक्टर बनाने हैं. तो 35 मल्टीप्लाई में चाहिए माइनस का और 2 चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करके. तो 7 5 ज़ा और 7 में से 2 को 5 को माइनस करेंगे तो 2 भी मिल जाएगा प्लस, ठीक है. तो x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35. x कॉमन है, x प्लस 7, अगेन x प्लस 7, ये इधर जाके माइनस करा, मतलब इसके साथ लिख दिया और ये इसके साथ एक बार लिख दिया. यहाँ पे 7 है. फाइनली एक बार इसको 0 के इक्वल रखा तो ये आ गया प्लस का 5 और इधर रखा तो ये माइनस का 7 आया. और हमें पता है वैल्यू माइनस में नहीं होगी क्योंकि लेंथ है. ओके, और एक रियल लाइफ वैल्यू का एग्जांपल है, तो ये आपका ये आंसर नेग्लेक्ट हो जाएगा. तो जो क्लोथ जो था वो आपका ये हो गया 5 मीटर. और जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट अगर बात करी जाए तो कॉस्ट निकालने के लिए आप रख दीजिए पहली क्वेश्चन जो थी एक्स वाई बराबर 2100. तो एक्स की वैल्यू 5 आई ना, 5 इधर से जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2100 के डिवाइड में चला गया तो 5 4 ज़ा 20 बचा 1, 5 2 ज़ा 420. ओके, तो 420 रुपीज़ हो गई. तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे. आपने जो भी क्वेश्चन किया है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा अगर आप इसको देख रहे हैं तो, ठीक है. तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में. क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए. इस क्वेश्चन में हमें दिया है इन द गिवन फिगर टी पी एंड डी क्यू आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर एम touching another circle with center N at A and B respectively. It is given that MQ equal to 13 centimeter, NB equal to 8 centimeter, BQ equal to 35 centimeter and TP equal to 80 centimeter. पहला क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटरल MQBN. आपको इस क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू मतलब बताना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा ये MQBN, ठीक है. तो जो जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे रख लेते हैं. सबसे पहले देखिए MQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, इस QB पर, जैसा कि हम देख रहे हैं. और ऐसे ही NB जो है इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू QB. मतलब जो हमारा MQB है
वो भी 90 का एंगल बना रहा है, और इधर से एन बी क्यू वो भी कितना एंगल बना रहा है, 90 बना रहा है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि क्योंकि यहाँ पे दो एंगल जो है एम क्यू बी और एन, ये दोनों है, इन दोनों का सम कितना आ गया 180, तो एक को इंटीरियर पेयर को दिखा रहे हैं, मतलब कि जो हमारी एम क्यू है वो पैरेलल हो जाएगी एन बी के, और एक पेयर पैरेलल मिल गया। ओके, और इस तरीके से आपकी यहाँ पे साइड है, एक है 13, एक है 8। ओके, तो एक पेयर कोई भी पैरेलल मिल जाता है किसी क्वाड्रिलेटरल का, और जो दूसरी साइड से है वो डिफरेंट है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम है। ओके, सो इट इज़ ट्रेपेजियम। तो हमने पहला वाला आंसर कर दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। नेक्स्ट, इज एम एन पैरेलल टू पी ए, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि जो एम एन है वो पैरेलल है पी ए के। ठीक है, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है, तो ये यहाँ पे पैरेलल नहीं है। ओके, अब जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, तो देखिए एम एन जो है, अगर मैं इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करूँ तो जाके ये टी पे मिल रहा है, तो एक तरीके से जो एम और टी है वो आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जो आपका ये टी पी वाला पार्ट है और यहाँ से टी क्यू वाला पार्ट है, अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये एम एन बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन जाके आगे क्या कर रही है, ऐसे मीट कर रही है। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि इस वाले जो हमारा ये एम एन क्यू बी है, इसमें हमारा एम एन नॉन पैरेलल था क्यू बी के। ठीक है, सिर्फ कौन पैरेलल थे, एम क्यू और एन बी। तो जब ये वाला पार्ट इसके साथ नॉन पैरेलल है, ओके, ओवरलैप करने पे क्या होगा, क्यू बी ओवरलैप होगा पी ए से, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो इधर ओवरलैप होंगे। तो जब ये पार्ट इसके साथ पैरेलल नहीं है तो एम एन भी इसके साथ क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। ओके, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं, बिकॉज एम एन इज line of symmetry and Mn is not parallel with QB, so Mn is also not parallel with PA। ओके, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आप यहाँ बता सकते हैं क्या, जैसे कि हमको पता है कि किन्हीं भी दो लाइन को पैरेलल होने के लिए, जैसे ये ट्रांसवर्सल होती है ना, तो यहाँ पे पी एम ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल तो 90 है, लेकिन ये वाला एंगल हमें 90 नहीं दिया है। ओके, अगर ये वाला एंगल 90 दिया होता तो हमारा दोनों का सम 180 हो जाता, हम बोल देते कि ये कोइंटीरियर पेयर है, हो जाता। ठीक है, अब ये 90 क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि ये देखिए, इसको अगर ये 90 होता तो ये भी 90 होता, बट ये लाइन देखिए नीचे जा रही है, ये भी 90 होता, और ये 90 होता तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती। ठीक है, तो इस वजह से भी हम बता सकते हैं, क्योंकि जो एंगल पी एम एन है वो 90 नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा इस तरीके से हम इसको यहाँ पे नीचे ये भी बता सकते हैं और करके। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ टी बी। टी बी मतलब ये वाली लाइन जो हमारी है, इसको फाइंड करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि जो टी है वो आउटर पॉइंट है, और आउटर पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है, तो जो हमारा टी पी है ये और ये टी क्यू ये आपस में इक्वल होगा, आउटर पॉइंट है इसलिए। ठीक है, तो टी पी इक्वल टू टी क्यू, थ्योरम 10.2 यही कहती है, आउटर पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होती है। टी पी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 80, तो इसको 80 बोल दिया, और टी क्यू हमारा कैसे बना है, इस क्यू बी प्लस टी बी से मिला के। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्यू बी की वैल्यू 35, टी बी की वैल्यू मैंने अभी वाई बोला है, इसको इधर ले आके माइनस कर देंगे, तो 80 में से 35 माइनस हो गया, और जब ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 7, 7 में से 3 गया 45। ठीक है, तो ये 45 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। और y की वैल्यू हमारी क्या है, टी बी है, मैंने रिप्लेस नहीं भी करता तो सीधा आ जाता, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नाउ लास्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ एम एन। अब एम एन की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। पहले उसके लिए मैं अलग से इस ट्रेपेजियम को बना देता हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ट्रेपेजियम है, ये एम है, ये एन है, ये बी है, और ये क्यू है। ओके, नाउ ये पूरी लेंथ कितनी थी 13, इसके सामने कितना 8, और यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो अगर ये 8 है तो इतना पार्ट भी कितना होगा, 8 ही होगा। अब टोटल 13 था, 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो
तो ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ये आ गई आपकी 5। नीचे ये कितनी वैल्यू है 35, इधर भी पैरेलल लाइन थी तो ये भी कितनी हो गई 35। तो जो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें बेस आ गया 35, परपेंडिकुलर आ गया 5। आपको वैल्यू निकालनी थी एम एन की, ओके। तो एम एन की वैल्यू बड़े आसानी से निकल जाएगी पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस क्या होती है हमारी, क्योंकि एम एन एज अ हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप बता देंगे साइड में पाइथागोरस लगाने पे हुआ है। तो ये 25, 35 का स्क्वायर होता है 1225, ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 5, 2 और 1, 1250, ओके। स्क्वायर हटने पे क्या आता है आपका, रूट आता है। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, जो भी नंबर आपका बाहर आ जाएगा रूट के वो बाहर आ जाएगा और जो अंदर रहेगा वो अंदर जाएगा। तो 1250 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे आपके 2 6 2 2 2 5 और 625 हमें डायरेक्टली पता है 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब अंडर रूट 625 हमारा 25 का होता है। तो 2 का पेयर तो नहीं बना, 2 अकेला है, लेकिन 625 किसका आता है डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 25 का होता है। तो ये आपका √2 इंटू 25, जिसको आप लिख देंगे 25 √2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 33 का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। इसमें है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground level. Ravi standing at the roof of the house is holding the string straight and observe the angle of elevation of kite as 30 degree. From the bottom of same building, the angle of elevation of kite is 45 degree. Find the length of string and height of roof from the ground. Use √3 equal to 1.73. इस क्वेश्चन का पहले तो आपका डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए। जो जो पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है उससे हम डायग्राम बना लेते हैं। एक काइट है जो कि आपका 60 मीटर अबव ग्राउंड से यहाँ पे उड़ रही है, ठीक है। इसको के पॉइंट बोल देता हूँ। और रवि जो है वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ है। तो एक बिल्डिंग बना दी सामने, उसकी छत पर है और इस काइट को उड़ा रहा है, ओके। और जो स्ट्रिंग है वो 30 का एंगल यहाँ पे बना रही है। तो 30 का एंगल हम यहाँ बना देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे आपका ग्राउंड नहीं है तो आपको यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके, जो कि पैरेलल होगी ग्राउंड के। नाउ इसी बिल्डिंग की जो बॉटम है उससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री उसी काइट पर, ये बन गया, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा बन चुका है। इसको बी बोल देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया और ये पॉइंट आपका डी हो गया, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद आपको वैल्यूज फाइंड करनी है कौन कौन सी। तो एक वैल्यू आपको फाइंड करनी है ये जो हाइट ऑफ मतलब रूफ ऑफ बिल्डिंग जो है हमारी ऊपर है तो इसकी हाइट ही फाइंड करनी है, इसको बोल देते हैं एक्स। और एक फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसको बोल देते हैं वाई, ये बताना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, सबसे पहले आपको जो वैल्यूज गिवन है आप उससे देखिए। तो हमें ये बड़ा वाला ट्राइंगल है उससे हम इसका बेस निकाल देते हैं, ये वाला बेस जो है ये, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल के सी बी, ठीक है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है। सामने वाली वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस, तो ये रेशियो होता है 10 का, एंगल है 45। तो 60/a, इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ से ए ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया 60/1 मतलब 60 मीटर। तो जो ग्राउंड है मतलब जो डिस्टेंस थी रूफ, ये जो बिल्डिंग है और इस जहाँ से काइट उड़ रही थी वो आपकी आ चुकी है ग्राउंड वाली डिस्टेंस 60 मीटर, ठीक है। हमको पता है ये ए निकालने से क्या होगा, हमें यहाँ सामने वाली वैल्यू भी पता चल जाएगी क्योंकि सेम होती है। तो ये भी कितनी हो गई 60, ठीक है। अब ये 60 हो गया, यहाँ से आप इस वाले पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं के से लेके डी तक की वैल्यू, ठीक है। इस वाले को बी बोल देता हूँ। तो इसके लिए आप ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल के डी ए, ठीक है, के डी ए। तो यहाँ पर आपका सामने है परपेंडिकुलर, नीचे है बेस, फिर से 10, लेकिन इस बार एंगल कितना है 30 डिग्री, बिकॉज छोटे वाले ट्राइंगल में 30 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका b/60। 10/30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, b/60, 60 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 60/√3। नाउ √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रीजन क्या है क्योंकि रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60√3/3, कैंसिल होगा तो ये 20√3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई आपकी 20√3। अब b की वैल्यू 20√3 आ गई है। आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन थी जो आपको रखनी थी 1.73, वो रख लें। तो ये b हो जाएगा आपका
इंटू 1.73, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया 2, तो 20 से 5 टाइम्स कटा, 5 से काटते हैं, 5 3 ज़ा 15, बचा 2, 5 4 ज़ा 20, बचेगा 3, फिर 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 6 ज़ा, तो 34.6। ओके, ये वैल्यू आ गई 34.6। अब इसकी वैल्यू निकाली क्यों हमने, तो इसका भी रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि जब आपको b की वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको निकालना था x, ये वैल्यू और ये DC, ये वैल्यू भी कितनी होगी, x होगी ना, पैरेलल लाइन बराबर होती है, क्योंकि AB और DC बराबर है x के बराबर, इसको x माना तो सामने वाली वैल्यू भी तो आपकी बराबर ही होगी ना। अब ये x कैसे निकलेगा, टोटल 60 में से माइनस कर दें ये b वाला पार्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x जो कि हमारी हाइट ऑफ रूफ है, तो 60 माइनस 34.6, माइनस कर लेते हैं 34.6, यहाँ बचा 4, 9, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये 20 मतलब 5 बचेगा यहाँ, तो 25.4 मीटर आ जाएगा, तो आ गया 25.4 मीटर, ठीक है, तो इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी। नाउ स्ट्रिंग की लेंथ बतानी थी, अब स्ट्रिंग की लेंथ के लिए आप यही वाले ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, के डी ए, यहाँ पे है 60, एंगल है 30, और आपको स्ट्रिंग की लेंथ बतानी जो कि मैंने वाई मानी थी, ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका कॉस, वैसे तो आप यहाँ वाली वैल्यू भी हमारे पास है, हम वो भी रख सकते हैं, बट मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया, तो कॉस 30 इक्वल टू 60 अपॉन वाई। अब कॉस 30 क्या होता है, तो ये होता है हमारा √3/2 इक्वल टू 60 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 के पास 2 चला गया और √3 नीचे आ गया, ओके, तो अभी हो जाएगा 120, फिर से आपका रेशलाइज करेंगे √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, कट किया तो 40 √3 आ गया, अगेन √3 की वैल्यू रखते हैं 1.73, पॉइंट हटाया, 2 0 बढ़ाए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, अपॉन में 10 है, तो इसको कट करेगा तो 69.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 69.2। ये किसकी वैल्यू है, स्ट्रिंग की, और ये x किसकी वैल्यू थी, वो हमारी थी रूफ की जो हमारी हाइट है, तो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कोई एक करने का, तो 35 में हमें द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज 90, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब यहाँ पर आपका जब मीडियन गिवन होता है तो अब आप क्लास से चुनते हैं कि आपका 50 किसके बीच में आ रहा है, ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं हम लोग 50 के कंफ्यूज रहते हैं किसको चुने, आप यहाँ पे अगर आप ये वाली क्लास भी चुनते चाहे ये वाली क्लास भी चुनते ना, दोनों से आंसर आपका सेम ही आता, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको ध्यान रखना है अगर हम 50 की बात करें तो ये वाली वैल्यू क्या होती है 50 और मोर देन 50, तो आप इस वाली क्लास को चुने, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 50 एंड मोर देन 50। नाउ ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास, क्योंकि आपको पता है मीडियन गिवन होता है तो ऐसे चुनते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 90, मतलब इसका जो सम है वो 90 के बराबर है। अब आप सी एफ क्लास बना लेंगे, सी एफ कैसे बनती है, पहली वैल्यू को पहले लिखते हैं जो आपकी फ्रीक्वेंसी वाली है, फिर इसके साथ ऐड करते रहते हैं, तो 15 प्लस पी, देन इसके साथ ऐड करेंगे तो 25 और 15 ऐड होकर जाएगा 40 प्लस पी, इसको ऐड किया तो जाएगा 60 प्लस पी, देन यहाँ पर इसके साथ ऐड करेंगे तो 60 प्लस पी प्लस क्यू, यहाँ पे ऐड किया तो 68 प्लस पी प्लस क्यू, और फिर यहाँ किया तो 78 प्लस पी प्लस क्यू। अब आपको पता है जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है, क्योंकि हमको पता है टोटल मिलकर यही मिलता है, तो 78 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल हो गया 90 के, इधर जाके माइनस होगा, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 90 माइनस 78, माइनस करने पे आ जाएगा ये आपका 12, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। नाउ मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन बराबर हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब क्योंकि ये आपकी मीडियन क्लास है तो इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो होगी 50, एफ होगा आपका 20, सी एफ होगा आपका ये 40 प्लस पी, और गैप आपको पता है 10 का, तो ये सी एफ हो गया, ये एफ हो गया, ये एल हो गया, सबकी वैल्यू रखते हैं, और मीडियन ऑलरेडी गिवन है 50, तो एल भी 50, n/2, n/2 क्या है, ये n है तो n का आधा कर दिया, तो 90 का आधा होता है 45, तो ये रहेगा 45,
ओके। और मैंने हमेशा कहा है जब माइनस वाला साइन हो और यहाँ पे अननोन वैल्यूज हो तो जो आप इसको लिखते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके दो टर्म है। अपॉन में एफ है गैप, गैप है 10 का। ओके। और सॉरी, एफ है आपका अपॉन एफ है आपका 20 इंटू एच है आपका गैप, तो गैप है 10 का, 60 और 50 के बीच में 10 का गैप है। जीरो से जीरो कैंसिल, 50 इधर जाके माइनस होगा तो ये जीरो ही हो जाएगा, 50 माइनस 50, 45 माइनस 40 में से यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, अगेन माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, अपॉन में 2 चल रहा है, ठीक है। ये इधर आके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाना है, तो 45 माइनस 40 होता है 5 माइनस पी इक्वल टू जीरो, माइनस पी इधर लाएंगे तो पी इक्वल टू कितना आ गया 5। अब p इक्वल टू 5 आ गया तो इसे पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें रख लीजिए, p प्लस क्यू इक्वल टू 12 पे, तो यहाँ जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस क्यू इक्वल टू 12, इधर जाके माइनस हुआ तो 12 माइनस 5 ये होता है 7। अब चेक कर सकते हैं 7 प्लस 5 होता है 12 और 70, देखिए p प्लस क्यू 12 ही आ रहा है, 78 में 12 ऐड करेंगे 90 तो आ रहा है, क्रॉस चेक करने से आपकी वैल्यू जस्टिफाई कर रही है। नेक्स्ट देखिए इसका और वाला पार्ट जिसने अटेम्प्ट किया है, इसमें फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लास दी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मतलब एक्स आई, एक्स आई कैसे निकलता है, तो ये दोनों लिमिट को ऐड करके आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 15 का आधा, क्योंकि जीरो से फर्क पड़ेगा नहीं, ये आता है 7.5। मतलब ये गैप जो है यहाँ से आपको गैप का पता चल जाएगा 7.5, मतलब बार बार आपको नहीं निकालना है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट था, पहला गैप हो गया 7.5 का। अब सभी में ऐसे ही 7.5 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद भी यही गैप आना है। ओके, ये आपको पता है कि डायरेक्टली मैंने बताया था, ऐसे करके आप क्या करें टाइम बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है हम इसको करते रहते हैं एक एक करके, तो बस थोड़ा दिमाग लगाइए। तो 15 में 7 ऐड करेंगे तो ये होता है हमारा 22.5, अगेन 37.5, यहाँ ऐड करेंगे तो 52.5, 67.5, यह हो जाएगा आपका 82.5 और 97.5। नेक्स्ट टेबल बनती थी हमारी एफ आई और एक्स आई की, बट क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करने में, तो हम यहाँ पे मेथड को स्विच कर लेते हैं स्टेप डिविएशन। ओके, स्टेप डिविएशन में क्या होता है हमारा, सबसे पहले हमें ए को चुनना होता है। ए हमारा स्टेप मैथ जो हमारा स्टेप डिविएशन होता है उसको बोलते हैं। तो ए हमारी इसमें से कोई भी वैल्यू चुन लीजिए, एक्स आई की जितनी वैल्यूज हैं उसमें से कोई भी एक वैल्यू चुन लीजिए, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, बीच की वैल्यू चुनते हैं। बीच की वैल्यू से क्या होता है, एक सीक्वेंस मिलता है प्लस और माइनस वाला और आसान हो जाता है। तो बीच में कौन पड़ रहा है, ये 52.5, तो यही हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए हो गया। अब जो टेबल बनेगी बनेगी डी आई की। अब डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, इस क्लास मार्क्स में से ए को माइनस करना है, ठीक है। तो 7.5 में से अगर हम 52.5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 45.5 से 5 कट गया, इसमें से माइनस करो तो 45 तो आना है, लेकिन साइन माइनस का, ठीक है। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 30। नेक्स्ट इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 15, फिर यहाँ पे 0, देन अब ये वैल्यूज पॉजिटिव मिलने लगेगी 67 में से जब माइनस करेंगे, आगे 30 एंड देन 45। ओके, यही सीक्वेंस की मैं बात कर रहा था। अब जो नेक्स्ट टेबल बनती है वो बनती है एफ आई डी आई की। तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर देते हैं एक एक करके। पहली वाली वैल्यू जो आएगी आपकी ये इन दोनों का, तो 5 4 ज़ा 20, 180 माइनस 180, यहाँ पे इन दोनों को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 240। 11 और 15 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 165। 14 की 0 से कराई तो 0 आ जाएगा, 10 की 15 से कराई तो 150, 7 की 30 से कराई तो 210 और 6 की 45 से कराई तो ये हो जाएगा आपका 280। ओके, नेक्स्ट जो आपकी टेबल बनती थी वो बनती थी एफ आई डी आई की, जो कि हमने बना ली है। अब आपका जो स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला होता है मीन निकालने का वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, सिग्मा एफ आई डी आई का मतलब क्या है, इन सब का सम। अब इसको एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 180 में से 280 को माइनस करते हैं तो अभी भी इसके पास प्लस का 100 बचा है।
240 में से 210 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे अभी इसके पास माइनस का 30 बचा है। 100 में से 30 को सॉल्व करेंगे तो अभी इसके पास 70 बचा हुआ है। 165 में से 150 को अगर हम माइनस करते हैं तो इसके पास बचा है माइनस का 15। और आगे अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 55। ठीक है, तो फाइनली जो एफ आई डी आई आया 55। आप समझ गए होंगे कैसे किया। तो एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 55, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। एफ आई का सम आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है, तो ये हो जाएगा 8 + 4 12, 12 और 11 हो गया 23, 23 में 14 जोड़ा तो हो गया 37, 47, 47 में 7 जोड़ा तो ये आ गया आपका 54, और 54 में 6 जोड़ा तो 60, तो ये गया 60। और ए हमने क्या चुना था, तो ए चुना था हमने 52.5। सॉल्व कर देते हैं 52.5, 5 से ए कैंसिल, 5 1 5 2 ज़ा। आगे और अगर आप सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेके भी आप कर सकते हैं, वरना मैं डायरेक्टली अगर करूँगा तब भी आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 12 यहाँ पे 11 है, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया। अब 12 9 ज़ा हमारा होता है 108, बचेंगे 2, फिर 0 बढ़ाया, फिर 12 1 ज़ा, तो ये आपका आएगा 0.91। ऐड कर लीजिए तो 1 9 + 5 4, यहाँ बचेगा 3, 53.41। तो ये आपका मीडियन मीन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मोड सॉल्व कर लेते हैं। मोड काफ़ी इजी है। मोड में आपको बस फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज़ को रख देना है। ठीक है, सबसे पहले आप मॉडल क्लास चुनेंगे। मॉडल क्लास कैसे चुनेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये आपकी F1, इसके ऊपर मतलब पीछे वाली वैल्यू F0, इसके आगे वाली वैल्यू F2, ये आपका L हो गया। और गैप यहाँ पे दे रखा है गैप कितने का, 15 का। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, वो होता है आपका L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। L की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 45, F1 14 है, F0 11 है, 2 × 14 - 11 - 10, और गैप है हमारे पास 15 का। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 यहाँ हो जाएगा 28, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 21 × 15, ये हो जाएगा 3 × 15, और अपॉन में आ गया आपका 7। 15 3 ज़ा 45, तो 45 + 45/7। इसको सॉल्व करते हैं, 45 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 ज़ा 42, बचे 3, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, 7 4 ज़ा 28, फिर 2 बढ़ेगा, 7 2 ज़ा 14, तो 6.42 करके कुछ आ रहा है। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 और 5 होता है 11, यहाँ 51, यहाँ पे कैरी है 51.42 आपका मोड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से सेक्शन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। ओके, 1 बाय 1 करके अब ये केस स्टडीज़ को देख लेते हैं सेक्शन ई की। पहली जो हमारी 36 जो क्वेश्चन है उसमें है हमारा, कैरम बोर्ड इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम। द बोर्ड इज़ a square of side length 65 centimeter. It has circular pockets in each corner. Ansh strikes a disc kept at position P with a striker. The disc hits the boundary of the board at R and goes straight to the pocket at corner C. It is given that PS equal to 9, PQ equal to 35, BR equal to X, एंगल PRQ हमें दे रखा है A या अल्फा, और CRB हमको दे रखा है थीटा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला हमें बताना है यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल PRT बराबर CRT, तो प्रूफ करना है एंगल थीटा बराबर एंगल अल्फा। ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्यों बोला है, देखिए हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एक जो रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो रे जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में होता है आपका नॉर्मल। तो यहाँ पे वो कौन है, जैसे ये आपका P है तो P आपका यहाँ पे है, सामने है R, ओके, और इस साइड चला गया C। यहाँ पे एंगल है अल्फा और ये वाला एंगल है थीटा, ओके, और ये पॉइंट हमारा T यहाँ पे, इस तरीके से। हमें इन दोनों एंगल को बराबर बताना है। कैसे बताएंगे, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि जो PRT है और CRT वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल PRT यहाँ वाला पार्ट बराबर दे रखा CRT के। नाउ अगर हम बात करें इस पूरे एंगल की, ये जो हमारा है पूरा ये, क्योंकि इस पे ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये पूरा कितना होगा, ये 90 होगा। इस साइड भी ऐसे 90 बनेगा, दूसरी साइड भी। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, 90 में से अल्फा को माइनस कर दें,
सेम यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 90 में से थीटा को माइनस कर दे। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बोलता है, जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। अब इंसिडेंट एंगल कहाँ है, ये वाला तो है, ये वाला जो आया हुआ है, और रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, नॉर्मल और इसके बीच में जो बन रहा है। तो 90 माइनस एल्फा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 से 90 कट गया, माइनस एल्फा बराबर माइनस थीटा आया, माइनस से माइनस कट गया, तो एल्फा इक्वल टू थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बोला था उसका यूज करके, तो मैंने पूरा वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे बता दिया है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल बी सी बी आर का, ठीक है, और पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें ये जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये वाला, ये पूरा सिमिलर बताना है इसके सी बी आर के, ओके, और हमें परपेंडिकुलर भी दे रखा है पी क्यू ए बी के। तो पी क्यू अगर परपेंडिकुलर दे ही रखा है और गिवन क्या है, हमें सामने सामने दिख भी रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल, पहले हम ट्राइंगल लिख लेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी बी आर, एंगल दिस पी क्यू आर बराबर एंगल सी बी आर, ईच 90। दूसरा पॉइंट, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर अल्फा और थीटा को बराबर प्रूफ किया है, तो अल्फा बराबर थीटा प्रूव्ड इन फर्स्ट केस। तो हमें पता है दो ट्राइंगल आपके, मतलब दो एंगल इक्वल आ गए हैं, तो बाय एंगल एंगल सिमिट्री हमारा पी क्यू आर सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल सी बी आर के, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में आपका जो है ऑप्शन था, कोई एक करना था, तो ए में दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये जो एक्स दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। अब सिमिलैरिटी अभी हमने प्रूव करी थी, पी क्यू आर जो था सिमिलर था ट्राइंगल सी बी आर के, ओके। तो वही साइड लीजिए जो आपकी गिवन है और जो आपको निकालना है। तो हमारी जो पी क्यू साइड है उसके करस्पॉन्डिंग है सी बी, और दोनों गिवन है, तो पी क्यू और सी बी देखिए का रेशियो बराबर, इधर साइड है आपकी क्यू आर और इधर साइड है एक्स, क्योंकि इसके साथ यही तो करस्पॉन्डिंग है, ओके। तो क्यू आर के साथ कौन है, बी आर। अब पी क्यू की वैल्यू है 35, यहाँ पे है 65। मेन चीज़ है आपको यहाँ पर बी आर की वैल्यू तो एक्स है, बी आर की वैल्यू तो एक्स दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालनी है वो समझा देता हूँ। इसको मान लो मैंने वाई मान लिया, ठीक है, ये सामने 9 है, तो सामने पैरेलल लाइन ये भी 9 होगी, ओके। और टोटल हमारे पास कितना है, 65 है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है इक्वल होती है, तो ये 65 है तो ये भी तो 65 होगी, ओके। नाउ इस y की वैल्यू कैसे आएगी वो दिखा देता हूँ। हमें पता है कि x, y और 9 इन तीनों को जोड़ने पे टोटल हमारा 65 है। अब अगर हमें y निकालना है तो ये उधर जाके क्या होंगे, माइनस होंगे ना, तो 65 में से 9 और x माइनस हो जाएंगे। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये रहेगा 56 माइनस एक्स, जो कि वैल्यू होगी y की, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसा आया, इसको बस माइनस करके यहाँ पे रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका 56 माइनस एक्स। ना इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 5 7 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। नेक्स्ट में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो x ये 7x हो गया, 13 आपका जाके 56 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये आपका 13 आपका इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका 13 यहाँ आएगा, तो 7x प्लस 13x इक्वल टू 13 इंटू 56, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 13 प्लस 7 होता है आपका 20x, 13 इंटू 56, ये डिवाइड में आ जाएगा 13 इंटू 56 के, 2 से कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, ये 2 10 ज़ा, अगेन 2 5 ज़ा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा और 2 4 ज़ा। तो 13 और 14 हमारे यहाँ पे आ चुका है। 13 और 14 हमारा होता है, यहाँ पे हो जाएगा 6 8 और 182, ठीक है। तो 182 अपॉन 5 सॉल्व करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 बचे 3, 5 6 ज़ा 30 बचे 2, तो 36.4 इसका आंसर आ चुका है, ओके। तो x की वैल्यू कितनी आई, 36.4। तो ये था फाइनल आंसर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे जो बच्चे क्लास 10th में इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखें ये सारे कॉन्सेप्ट, ओके। इसका जो और वाला पार्ट है वो देख लीजिए, इसमें लिखा था इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन सी बी स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स।
अब आपको अगेन x की वैल्यू निकालनी है, बट ये जो रिलेशन दिया है इसका यूज़ करके, ओके। ये आपका होता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो। अब ट्राइंगल हमारे जो है यहाँ पर, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ओके। और दोनों ट्राइंगल हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, क्योंकि हमें ऊपर चाहिए था एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ये हमने y बोला था जिसकी वैल्यू क्या थी 56 माइनस एक्स, बिकॉज x निकालना है तो x के फॉर्म में मैंने लिख दिया था, तो ये रहेगा 56 माइनस एक्स इंटू हाइट, ये परपेंडिकुलर वाली 35। सेम एरिया आपको निकालना है इधर सी बी आर का, ये वाला जो ट्राइंगल है, तो सी बी आर का एरिया भी हो जाएगा आपका 1/2, बेस है आपका x और इसकी हाइट है 65, ओके। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे मैंने किया है। ये चीज़ आपकी जो है एरिया, वो इक्वल था आपका पी क्यू स्क्वायर और सी बी स्क्वायर के, तो हम इसको इक्वल रख देते हैं। तो 1/2 56 माइनस एक्स इंटू 35, यहाँ भी x इंटू 65 बराबर 35 स्क्वायर, मतलब 35 इंटू 35, और ये 65 इंटू 65 वैल्यू रख दी बस। 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। 35 इधर जाके डिवाइड में जाके इसको कट ही कर देगा, तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिया। 65 से 65 भी कट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो बचे हैं ये नंबर, इनको भी कट करते हैं। 5 से 5 7 ज़ा, 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, बाकी फाइनल क्या बचा 56 माइनस एक्स बराबर 7, मतलब अपॉन में भी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 यहाँ पे 56 और x से मल्टीप्लाई होगा और ये आपका 7x हो जाएगा, ठीक है। तो 13 इंटू 56 माइनस 13x बराबर 7x, x वाला x के पास गया तो प्लस हो गया, बाद में हो जाएगा 20x, 13 इंटू 56, अगेन ये 20 डिवाइड में आएगा, तो जब ये डिवाइड में आएगा तो इसको कट कर देगा ये 2 से 2 10 ज़ा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा 14 ज़ा, और मैंने अभी इसका मल्टीप्लाई बताया था 169 में जब हमने इसको जोड़ा था तो ये आ गया था 182 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 ज़ा 15, बचा 3, 5 6 ज़ा 36.4, इसका भी आंसर आ चुका है, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट केस स्टडी में दिया है, कोलम इज अ डेकोरेटिव आर्ट विच इज मेड विद राइस फ्लोर इन साउथ इंडियन स्टेट्स, इट इज ड्रॉन ऑन ग्रेड पैटर्न ऑफ डॉट्स, वन सच आर्ट वर्क इज शोन बिलो। Observe the given figure carefully. There are 4 dots in the first square, 8 dots in second, and 12 dots in third, and so on. तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न दे रखा है जो कि एक आर्ट फॉर्म है कोलम, साउथ इंडिया का, ठीक है, जो कि राइस फ्लोर से बनाया जाता है। तो इसका जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है। अब सीक्वेंस क्या है, पहले 4 डॉट है पहले स्क्वायर में, दूसरे में 8 है, फिर 12 है, एंड सो ऑन, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से आइडिया तो मिल गया हमें किसकी है, एपी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर आपको करना है। पहले आप देखिए, शो द नंबर ऑफ डॉट्स गिवन अबव फ्रॉम फॉर्म एन एपी, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो पहले हमने दिखा दिया ये एपी बना रहा है तो एपी हो गई। अब इसका फर्स्ट टर्म जो होता है वो पहला वाला होता है A1, जिसको ए बोलते हैं 4, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकलता है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को माइनस करके, ठीक है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करके, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, तो ये डी भी आ गया, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप किसी को भी माइनस करेंगे कॉन्सिक्यूटिव आपको सेम मिलेगा, बस ध्यान रखें आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को। नेक्स्ट है राइट द nth टर्म ऑफ एपी फॉर्म। nth टर्म होता है an, जो कि आपका ओपन होता है a प्लस n माइनस 1 डी। nth टर्म में n को आपको n ही रखना होता है, बस ध्यान रखें। तो an बराबर a जो है आपका 4, n मैंने बोला n ही रखना है, d की वैल्यू 4, 4 प्लस इसको इधर माइनस, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n माइनस 4 की 1 से कराई तो 4, 4 में से 4 माइनस हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बचा 4n, तो nth टर्म की वैल्यू आ गई 4n, ठीक है। नेक्स्ट में आपका फिर से और करके पार्ट है। पहला दे रखा है, दिस पैटर्न इज एक्सपेंडेड ऑन द लार्ज ग्राउंड, टोटल डॉट्स 220, फाइंड नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें एन दिया हुआ है क्योंकि टोटल है वो 220 और n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म। सो जब एन दिया हो n निकालना हो तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसी वजह से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एन का फॉर्मूला जो है आपको लगा देंगे जनरल वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज रख देते हैं, ये हो जाएगा 220
n/2, 2a की वैल्यू 4, n-1 और d की वैल्यू भी 4। इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। 220 बराबर n/2, ये जगह 8 प्लस 4 की n से कराई 4n माइनस 4। इसके आगे मैं इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। ये जगह 220 इक्वल टू n/2, 8 में से 4 गया तो बचा 4 प्लस 4n, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचा 1 प्लस n। 220, 2 से कट गया 4 2 टाइम्स, और ये 2 भी डिवाइड में जाके इसको कट कर देगा 110 टाइम्स, हाफ कर देगा ना। तो 110 इक्वल टू n, 1 प्लस n आया, n के अंदर मल्टीप्लाई कराई तो n वन सा n, और n के n से कराई तो n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक आ गई। क्वाड्रेटिक आने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले स्क्वायर वाला टर्म प्लस में है तो इसको यहीं रहने दीजिए, ये फिर भी प्लस में है, 110 इधर आके माइनस का हो जाएगा। नाउ हमें पता है कि ये वाला टर्म इधर पहले इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके लाना है, तो माइनस 110 मल्टीप्लाई करके लाना है, और यहाँ बचा है 1, 1 को लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। ऐसे जो नंबर है हमारे वो हैं 10 इंटू 11, 11 टेन सा होता है 110, और 11 में से 10 को माइनस करेंगे क्योंकि पॉजिटिव साइन चाहिए ना, तो प्लस का 11 रखना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा आपका 1, तो ओपन होगा ये 11n माइनस 10n माइनस 110 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं इनमें, अंदर बचा ये, अगले ब्रैकेट में भी यही आता है, लेकिन अब यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा आपको -10, तभी साइन आपको दे पाएंगे। इसके साथ लिख देंगे n-10, और ये आपका एक बार आ गया, बराबर में 0 है। एक एक करके 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 10, इधर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -11। अब क्योंकि माइनस n की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती या फिर आपका फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ओके, तो 10 स्क्वायर फॉर्म दोगे। नाउ इसका और वाला पार्ट देखिए, और में क्या रखा है, इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट n नंबर ऑफ स्क्वायर यूजिंग 100 डॉट्स। अब यहाँ पे हमें बोल रखा है टोटल अगर हम 100 डॉट यूज़ करें, SN मतलब 100 दे रखा है, तो क्या ये पॉसिबल है। n की वैल्यू बतानी है, अगर वैल्यू नेगेटिव आया या फ्रैक्शन में आएगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा, और अगर वैल्यू एक रियल नंबर आती है तो आप बोलोगे यस। तो सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो इस बार आपको चेक करने के लिए आपको लेट करके मानना पड़ेगा, इसको आप एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, चेक कर रहे हैं। तो 100 बराबर n/2, फॉर्मूला वही 2a प्लस n-1 और d, मैंने सारी वैल्यू डायरेक्ट रख दी है उसी फॉर्मूले में। 100 इक्वल टू n/2, 8 प्लस 4n माइनस 4 n/2, ये हो गया 4 प्लस 4n, फिर से आपका इधर बाहर 4 निकाला, 1 प्लस n बचा, 2 से कट गया ये 2 टाइम्स, और ये 2 डिवाइड में जाके इसको कट कर देगा 50 टाइम्स। तो 50 बराबर n प्लस n की n से कराई n स्क्वायर, अगेन एस स्क्वायर प्लस n माइनस 50 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक आ गई। अब 50 कैसे आएगा, कौन से ऐसे नंबर हैं जो 50 देंगे, तो जिससे यहाँ पे 1 भी मिले। ओके, तो 50 भी आना है और 1 भी आना है, तो आप इसके फैक्टर अगर चेक करते हैं कौन से ऐसे नंबर हैं, तो 5 टेंजा, 2 फाइवजा, 5 वनजा। सो इसके फैक्टर इस तरीके से तो बन नहीं पा रहे हैं अगर आप देखें तो यहाँ से। तो आप एक काम करिए, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, -1 प्लस माइनस ये 1 हो गया, ये 54 ज़ा आपका हो जाएगा 200, तो -1 प्लस माइनस ये हो गया 201। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 201 को रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आपका एक पॉइंट में नंबर आएगा, या क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है तो ये बाहर ही नहीं आ रहा है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू एक क्या आ रही है, एक इस तरीके से इरेशनल का फॉर्म में आ रहा है, -1 प्लस रूट 201/2, और दूसरी साइड आ रही है -1 माइनस 201/2। तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो आप बोल देंगे नो। ओके, सो आप बता देंगे यहाँ पे नो। तो ये थे इसके चारों पार्ट। नेक्स्ट लास्ट केस स्टडी को देख लेते हैं। 38 में हमें क्या रखा है, ये एक
आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा साफ नहीं है बट आप ध्यान रखें, उसमें पॉइंट्स दे ही दिए हैं। ऑब्जर्व द मैप ऑफ जयपुर सिटी प्लेस्ड ऑन अ कार्टेशियन प्लेन टेकिंग रामबाग पैलेस एज ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है ये एक रामबाग पैलेस को दिखा रहा है, मतलब 0,0 पॉइंट। नेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ सम प्लेसेस आर गिवन बिलो। पहला है पॉइंट ए, राजस्थान हाई कोर्ट का, जो पॉइंट ए आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसके पॉइंट्स आपको दे रखे हैं -4,2। देन है पॉइंट बी, बिरला मंदिर। पॉइंट बी आपका यहाँ दे रखा है जो कि है 4,-4। नेक्स्ट है पॉइंट सी, हीरा बाग, 4,3। ये है 4,3। और लास्ट है आपका -5, -2। तो -5, -2 ये आपका हो गया अमर जवान ज्योति। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, एडवोकेट रेहाना स्टेज एट हीरा बाग। जो एडवोकेट रेहाना है वो हीरा बाग में रहती है, मतलब ये वाले पॉइंट पर ये रहती है, ठीक है, सी पॉइंट पर रहती है, ऐसे हम पॉइंट लिख लेंगे। आगे, हाउ मच डिस्टेंस शी हैज़ टू कवर डेली टू गो टू कोर्ट एंड कमिंग बैक टू होम। तो कोर्ट जो है वो है ये हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का पॉइंट है ए, -4,2। तो ये ए सी तक जाने में और फिर वापस आने में कितना डिस्टेंस कवर करती है, तो आप डिस्टेंस इसकी निकाल दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। ओके, तो ए सी के डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, बाद में उसका डबल कर लेंगे क्योंकि वापस भी तो आ रही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तब भी आपको उनके स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। बस आपने वैल्यूज क्या है सही रखी हो, जैसे ये x1 y1 x2 y2। तो 4 माइनस, ये फिर से माइनस है तो प्लस बन जाएगा, y2 आपका 3 है -2, ऊपर है रूट, 4 + 4 होता है 8, 3 में से 2 गया 1, 64 + 1 ये हो गया आपका √65। तो √65 आपका ये आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे √65 इसकी एक साइड की वैल्यू, ध्यान रखें वापस आने का भी बताना है, तो टोटल जो है वो डबल होगी 65 का, तो 2√65, क्योंकि 65 की वैल्यू दी नहीं है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने 65 के फैक्टर बना के सॉल्व किया है, मतलब पॉइंट पे जो आएंगे, ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसके बाद तब भी आंसर सही होगा अगर आपने सही सॉल्व किया। नेक्स्ट, देयर इज अ क्रॉसिंग ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड्स AD इन सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। यहाँ पर AD जो है इसको ये एक्स एक्सिस कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आपको बताना है वो किसी रेशियो में कट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू बतानी है। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ फिर से बना के। तो ए के पॉइंट है -4,2 और डी के पॉइंट हैं आपके -5, -2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए डी को जो है एक्स एक्सिस कट कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं x,0। हमें बताना है वो किस रेशियो में इसको कट कर रहा है। तो रेशियो हम मान लेते हैं k/1, जब हमें रेशियो निकालना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो चाहिए, तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया जब रेशियो चाहिए हो और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट कर रहा हो तो हमेशा जीरो वाले पार्ट के बराबर रखा करो, और जीरो कौन है, वाई की वैल्यू। तो वाई जो होता है सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो होता है आपका m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। वैल्यू पुट कर देते हैं, बताया इसको जीरो कर दिया, ये आपके m1 और m2 होते हैं रेशियो में के, y2 की वैल्यू है -2, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू है 2 अपॉन में k+1। अब ये डिवाइड से इधर जाएगा ऊपर, तो आपका ये हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास -2k + 2 = 0, ठीक है। -2k को इधर लेके आते हैं तो +2k बनेगा। अब k की वैल्यू होगी 2/2, कैंसिल होकर आपका आ गया 1/1। तो जो रेशियो आया वो आया 1/1, मतलब m1 और m2 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। यही आपको निकालना था। थर्ड को देख लेते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन है कोई एक करने का, तो ए जिसने किया है वो देखिए, बिरला मंदिर इज पूछा गया, इज बिरला मंदिर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम हीरा बाग एंड अमर जवान ज्योति, जस्टिफाई और आंसर। ये जो हमारा बी पॉइंट है बिरला मंदिर के 4, -4, ये इस सी पॉइंट जो कि हीरा बाग है 4,3, और डी जो कि हमारा है अमर जवान ज्योति -5, -2, इससे इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, ये चेक करना है। तो पहले हम बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी के लिए आप यहाँ पे x1 y1 x2 y2 रख सकते हैं, या किसी को भी कुछ रख लीजिए, ठीक है। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऊपर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, -4 और -3 हो गया -7, 49 आएगा, 49 फिर से आपका 7 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो 7 आ गई, ये डिस्टेंस, दूसरी वाली 7 आ गई तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरी डिस्टेंस कौन सी हमारी, ये बी डी, उसको फिक्स रखते हैं, ये x1 y1 कर देते हैं, तो x2 माइनस x1 है -5 तो ये प्लस बन जाएगा होल स्क्वायर, y2 है -4, y1 है आपका -2 तो ये प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर और यहाँ -2 का स्क्वायर, ये हो गया 81 और यहाँ पे आ गया 4, 85, ओके। और 85 रूट के बाहर भी निकालो चाहे कुछ भी कर लो तो ये 7 के बराबर तो नहीं आना है, तो ये रूट 85 यूनिट्स और 7 हमारा इक्वल नहीं है, सो बोल देंगे हम यहाँ बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू बी डी, ओके, तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, ओके, इसके बी वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट ए कॉमा ओ एंड बी आर नॉट कोलिनियर। हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके बताना है जो हमारा ए ओ और बी है, ओ मतलब ये इंटरसेक्शन वाला आपका ओरिजिन, ये कोलिनियर नहीं होगा, मतलब लाइन पर नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, ए ओ सारे पॉइंट्स। ए के पॉइंट हैं आपके -4, 2, ओ आपका ओरिजिन है तो 0, 0 और बी के पॉइंट हैं आपके 4, -4, ओके। अब मान लेते हैं कि ये जो ओ है इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में, ओके। अब m रेशियो n है, ये x1 हो गया, ये y1, दिस इज x2, y2 और ये होता है x और y, ठीक है। 0 के इक्वल है तो x वाला सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो x की वैल्यू 0 है, m1 को हमने m माना है, x2 आपके पास 4 है, m2 आपके पास n है और x1 आपने -4 माना है, ठीक है। और यहाँ पे m प्लस n, डिवाइड से ये ऊपर जाएगा, कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4m माइनस 4n इक्वल टू 0, इक्वल में ले जाते हैं तो 4m इक्वल टू 4n हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से एक रिलेशन आ चुका है m इक्वल टू n, ठीक है, जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं, y के इक्वल रख के जो कहता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 0 m1 की वैल्यू, अब हमने अभी m और n को बराबर प्रूफ कर दिया तो m1 तो m है, y2 की वैल्यू -4, m2 को हमने n बोला था, y1 की वैल्यू है 2 और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m प्लस n, ओके। नाउ ये हो गया -4m प्लस 2n अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने m इक्वल टू n बताया था, तो m की जगह पे n को या n को m की जगह किसी को भी रिप्लेस कर लेते हैं, तो 4m, n की जगह पे हमने m लिख दिया, अगेन नीचे भी यहाँ पे m हो गया, ठीक है। तो -4m प्लस 2n ये होता है -2m और यहाँ पे ऊपर प्लस, मतलब नीचे 2m इक्वल में 0, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल करने के बाद आपका 0 इक्वल टू -1 आ रहा है जो कि एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ओके। तो LHS RHS इक्वल नहीं आया, दैट्स वाई ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम बोल देंगे ये आपका क्या है, इक्विडिस्टेंट नहीं होगा, मतलब कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर नहीं होगा बिकॉज ये LHS RHS इक्वल नहीं आया। तो ये था फाइनल आंसर, ये था पूरा सॉल्यूशन इस पूरे क्वेश्चन पेपर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।